नमस्कार साथियों, लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समाज शास्त्र में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कल वाले सेशन में हमने हिंदू विवाह संस्कार के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार से उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस कॉन्सेप्ट में हम मुस्लिम विवाह के बारे में पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। जो भी नए छात्र हैं या पहली बार देख रहे हैं उनको उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बड़े मासूम बच्चे आते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। लेक्चर नंबर 22 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 21 लेक्चर इस सीरीज के हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इस सब के अलावा सभी लेक्चर और नोट्स अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निःशुल्क है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो वो सारी जानकारी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। प्लेलिस्ट में जहां पर आपको देखने को मिलेंगे 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लगभग सभी सब्जेक्ट यहां पर कवर किए जा चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के निःशुल्क बिना कोई चार्ज दिए डिटेल में क्लासेस देख सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, और उसके अलावा उन सबके नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों एक और आप लोगों के लिए सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, प्रज्ञान हिंदी की। प्रज्ञान हिंदी क्या है? तो ये YouTube का एक दूसरा चैनल है जो मेरे ही द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर मेरे द्वारा आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है ना। वहां पर भी लेक्चर और नोट्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं को फोकस करते हुए एक बेहतर तरीके से तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से प्रज्ञान हिंदी को YouTube पर जाकर के और ज्वाइन कर ले, अर्थात कि सब्सक्राइब कर ले, उससे जुड़ जाएं, ताकि जब भी हम क्लासेस को वहां कंटिन्यू करें तो हम वहां पर जो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। सबके अलावा कुछ सेशन वहां पर लिए जा चुके हैं, तो जितना पढ़ाया गया है उस लेक्चरों को भी आप लोग देख ले, ताकि आप जो है आपकी स्टडी जो है ना स्टार्ट हो जाए। और ऐसा तो है नहीं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप लोग बीए खत्म करने के बाद ही करोगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी सी तैयारी जो है ना आप बीए के साथ भी इसकी प्रारंभ रख सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे कोई सी प्रतियोगी परीक्षा हो। क्लियर है। चलिए, और बाकी सब कुछ जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाती है, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट किया करें लेक्चर की। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ये आपकी विषय सूची है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस ले रहे हैं। अभी तक हम फर्स्ट यूनिट को और सेकंड यूनिट को कवर कर चुके, कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट पर हमारा सेशन चल रहा है जिसमें मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं। आज हम ये विवाह वाले टॉपिक को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि विवाह वाले टॉपिक में दो भाग हमने लिए हैं। भाग एक में हमने हिंदू विवाह संस्कारों पर बात की है, और भाग 2 में हमने मुस्लिम विवाह को रखा है। ठीक है, मुस्लिम विवाह को रखा है। क्लियर है। तो आज ये टॉपिक नंबर 5 भी थर्ड यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 2 टॉपिक और बचेंगे और फिर फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे कुल मिलाकर के। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट पर चर्चा कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो नए छात्र हैं वो जान ले। ये पूरे टॉपिक का, पूरे लेक्चर का सारांश होता है। एक तरह से कह सकते हो आप कि इंडेक्स, जैसे आपकी किताब में इंडेक्स होता है ना, जहां पर सारे टॉपिक जो अंदर पढ़ाए गए हैं वो सबके सब प्रारंभ के पेज में, स्टार्टिंग वाले पेज में ही रख दी जाते हैं, ताकि आपको सटीक रूप से एक दृष्टि में जानकारी हो जाए कि किताब में क्या है। उसी प्रकार से ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जिसमें आपको इसी स्लाइड पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह क्या होता है, उसके मीनिंग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम विवाह के उद्देश्य के बारे में। पॉइंट नंबर 3 के रूप में हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह की प्रमुख शर्तों के बारे में, कि क्या क्या कंडीशन जो है होती है इस विवाह के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में। मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विवाह विच्छेद किस प्रकार से होता है उस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम रूप से हम पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे कि विवाह विच्छेद अर्थात कि तलाक के कितने प्रकार होते हैं मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। तो इन 5 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का टॉपिक पूरी तरह कवर करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब जो हमने ये 5 पॉइंट देखे हैं, इन्हीं पॉइंटों को एक एक करके अब डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन का आंसर आपको आज के इस टॉपिक में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं, मुस्लिम विवाह का अर्थ। मुस्लिम विवाह क्या होता है। ठीक है ना, मुस्लिम विवाह क्या होता है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार क्लास को चेक कर लें, क्योंकि थोड़ा सा डाउट जा रहा है, सिस्टम थोड़ा हैंग मार रहा था। इट्स ओके, सब क्लियर है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम विवाह का अर्थ, तो सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद उद्देश्य, फिर शर्तें समझेंगे, फिर उसके बाद में तलाक के बारे में, उसके बाद फिर तलाक के प्रकार के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ताकि इस टॉपिक की हमें पूरी कंप्लीट जानकारी हो जाए, इस टॉपिक की कंप्लीट जानकारी हो जाए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते, देखिए यदि कल वाला सेशन आपने लिया है ना, तो विवाह वाले टॉपिक को जब आप कंप्लीटली पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ आएगा। जैसे हमने कल बात की थी हिंदू विवाह संस्कार के बारे में, तो वहां पर देखा गया था कि हिंदुओं के अंतर्गत हिंदू धर्म में जो विवाह होते हैं वह किसी पर कोई करार नहीं होता, अर्थात कोई संविदा ना होकर के वह एक संस्कार होता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य धर्मों में जो विवाह के प्रकार पाए जाते हैं, टाइप पाए जाते हैं, वह संस्कार ना होकर के वह सिर्फ एक जो है संविदा टाइप की होती है। संविदा अर्थात एक एग्रीमेंट होता है। इसलिए कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय में विवाह को क्या कहा जाता है, निकाह कहा जाता है। क्या, निकाह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है दो विपरीत लिंगों का मिलन, ठीक है, स्त्री और पुरुष का मिलन। अथवा निकाह एक ऐसी संविदा है जो आपसी सहमति और स्वतंत्र इच्छा से शारीरिक संबंध एवं संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करती है। क्लियर है। दो विपरीत लिंगों के मिलन के साथ ही साथ में दो विपरीत लिंगों के आपसी सहमति और स्वतंत्र इच्छा से शारीरिक संबंध और संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने का कार्य करती है। क्या है ये, एक ऐसी संविदा है। क्लियर है। तो मुस्लिम विवाह कानून की अगर बात करें, मुस्लिम विवाह कानून की अगर बात करें तो मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है, बिना शर्त का समझौता है, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है, बच्चों को लीगल बनाना है। क्योंकि आज भी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो विवाह का उद्देश्य एकमात्र, अब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सोसाइटियों में अब मात्र यही रह चुका है कि आने वाली संतान, आने वाली पीढ़ी को वैधता प्रदान करने के लिए ही मात्र विवाह अब किया जाता है। अन्यथा विवाह से जो जिस प्रकार के विवाह पहले हुआ करते थे, अब आज की सोसाइटी उनसे काफी दूर जा चुकी है, ठीक है ना। ये जनरेशन इफेक्ट पड़ता है, तो उसी के कारण ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली रूप से ये सारी बातें जो है ना, प्राचीन समय में भी जब इन नियमों को बनाया गया था उस समय में ही जो है आज तक की व्यवस्था वहां पर अर्थात की सोसाइटी में कर दी गई थी कि किस प्रकार से विवाह संपन्न किया जाएगा। हर एक सोसाइटी में विवाह के नियम अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। इस सब के अलावा, इन सब के अलावा भारतीय समझौता अधिनियम, इसमें जो है ना भारतीय समझौता अधिनियम की सारी बातें मौजूद है। भारतीय समझौता अधिनियम की सारी बातें मौजूद है, अर्थात की जो एग्रीमेंट एक्ट है, इंडियन एग्रीमेंट एक्ट है, उस एग्रीमेंट एक्ट की सारे जो उसकी जो धाराएं हैं वो सारी धाराएं इसमें मौजूद होती है। जैसे कि समझौता के लिए किसी भी पक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखना। अब जब आप कोई एग्रीमेंट करते हो, विवाह का नहीं, एक सामान्य एग्रीमेंट करते हो सकता है वो संपत्ति से संबंधित हो सकता है वो किसी व्हीकल से संबंधित हो, या हो सकता है कि किसी भी अन्य प्रॉपर्टी संबंधित। जब आप किसी अन्य के साथ समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट के तहत जो शर्तें वहां पर फॉलो करनी होती है वो सभी शर्तें यहां पर भी फॉलो करनी होती है। तो कह सकते हैं कि यह वही सामान्य प्रकार का एग्रीमेंट होता है। मुस्लिम विवाह एक सामान्य प्रकार का एग्रीमेंट है, जो कि भारतीय एग्रीमेंट एक्ट में, इंडियन एग्रीमेंट एक्ट में जो धाराएं हैं वो सभी धाराएं इस एक्ट में, इस एग्रीमेंट में भी लागू होती है। फॉर एग्जांपल कि इस प्रकार का एग्रीमेंट करने के लिए या इस प्रकार का समझौता करने के लिए किसी भी एक पक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा जाना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों पक्ष में से कोई इस बात का प्रस्ताव नहीं रखेगा, प्रस्ताव नहीं करेगा, प्रपोजल नहीं देगा, तब तक एग्रीमेंट कैसे हो सकता बताइए, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन थी कि इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों की स्वीकृति मिलना बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों की स्वीकृति मिलना जरूरी है। दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज, ठीक है। तो दोनों पार्टीज के द्वारा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद में तीसरी, हम यहां पर कुछ ही शर्तों को देख रहे हैं, सभी शर्तों को नहीं रख रहे हैं, मतलब सभी धाराओं को नहीं देखने वाले हैं, मतलब कुछ सामान्य बातों पर, सामान्य धाराओं को ही देखेंगे, ठीक है। समझौता करने के लिए दोनों पक्ष का सक्षम होना जरूरी है। सक्षम का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों ही वयस्क हो,
दोनों ही मंदबुद्धि मतलब कि पागल ना हो, ठीक है, पागल ना हो, तो अल्पवयस्क ना हो और पागल ना हो। लेकिन अल्पवयस्क के लिए यहां पर प्रावधान है। क्या प्रावधान है? जैसा एग्रीमेंट में प्रावधान है वही मुस्लिम विवाह में प्रावधान है, सेम है भाई। एग्रीमेंट के लिए भारतीय अधिनियम में प्रावधान है कि यदि दोनों में से कोई भी पक्ष यदि अल्पवयस्क होता है तो उसके संरक्षक जो है इस प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो संरक्षकों के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाना आवश्यक है। क्लियर है? इसके अलावा समझौते के प्रतिफल के रूप में कुल धन हो। तो यहां एग्रीमेंट की धारा में क्या कहा गया है कि भाई जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो एक टोकन मनी देनी होती है और एक कुल धन को दिखाना होता है कि कितने अमाउंट का ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो जब आप मुस्लिम विवाह की बात करोगे तो वहां पर भी एक फिक्स अमाउंट होता है जिसे हम मेहर के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये एग्रीमेंट से ही मैच होता है। और एग्रीमेंट का जो एक्ट है भारतीय अधिनियम का, भारतीय अधिनियम जो है एग्रीमेंट का जो एक्ट है उसी की धाराओं को फॉलो करता है। क्लियर है? इस सब के अलावा देखिए यहां पर कुछ आवश्यक शर्तें थी, ये भी आपकी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं कि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य क्या है। जैसे हमने कल वाले सेशन में भी देखा था हिंदू विवाह के उद्देश्य, उसी प्रकार से प्रत्येक कम्युनिटी के विवाह में जो विवाह होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होते हैं और लगभग उद्देश्य समान ही होते हैं, समान उद्देश्य सभी में समान ही होंगे। जैसे स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना हर एक कम्युनिटी का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, ठीक है। तो अब ये कम्युनिटी के हिसाब से ये उद्देश्य नहीं बदलते हैं, बल्कि विवाह के उद्देश्य हर एक धर्म के विवाह के लगभग समान होते हैं, लगभग कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। पति पत्नी के शारीरिक अधिकार, पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। मेहर दैट मीन्स कि वही कुल धन, एग्रीमेंट का कुल धन। तो पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को, एक दूसरे के अधिकारों को मेहर के द्वारा स्वीकार करना। चौथा है पति पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा संविदा अर्थात कि एग्रीमेंट का पालन ना करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है, मतलब उस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5 है बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान की जाती है। बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों के पालन पोषण अगर वो स्त्री नहीं कर पा रही है या वो चली जाती है, बेसिकली जाने का तो नहीं है, बट अगर वो पालन पोषण नहीं कर पा रही तो बच्चों के पालन पोषण के उद्देश्य से मुस्लिम पुरुष अन्य स्त्री से विवाह कर सकता है। लेकिन यहां पर इसका अपोजिट भी है कि मनुष्य मतलब पुरुष तो विवाह कर सकता है अधिकतम 4 स्त्रियों से, लेकिन पत्नी को अन्य विवाह करने की परमिशन नहीं होती है। इस सब के अलावा अब शर्तों की बात करते हैं, उद्देश्यों के अलावा शर्तों की बात। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लेंदी नहीं है, कुछ भी लेंदी नहीं है, ठीक है ना, और इजी कॉन्सेप्ट है। मुस्लिम विवाह की शर्तें, क्या क्या शर्तें होती है विवाह के अंतर्गत, तो ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक मुसलमान को जो बालिग है, और मुस्लिम एग्रीमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर हम बालिग की बात करें तो 15 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष जो है बालिग कहलाता है ना। 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुका हो तो वह बालिग कहलाएगा। तो प्रत्येक मुसलमान को जो बालिग हो और सही मस्तिष्क का हो विवाह कर सकता है। इसके अलावा दूसरी शर्त में कहा जा रहा है कि नाबालिग बच्चों का विवाह उनके संरक्षकों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यहां पीछे प्रावधान किया गया है, जैसा कि एग्रीमेंट एक्ट में प्रावधान है, क्या कि ऐसा विवाह जो बच्चों के नाबालिग होते हुए किया गया था, वह विवाह वर वधु को बालिग होने के बाद में वह वर वधु दोनों में से कोई भी चाहे तो उसको समाप्त कर सकते हैं। इस अधिकार को खयार उल बुलुग कहते हैं, ठीक है। लेकिन यह सिर्फ अधिकारों में ही है, लेकिन सामान्यतः प्रचलन में यह है कि जो बाप या दादाओं के द्वारा जो तय कर दिया गया रिश्ता है या रिश्ता कर दिया गया है, उसे खारिज नहीं किया जाता है, उसको फॉलो ही किया जाता है। ये सामान्य प्रचलन में, कानून अलग चीज होती है, समाज में जो प्रचलन होता है वो अलग होता है।
इसके अलावा विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, ना कि धोखे या जबरदस्ती से। इसके अलावा विवाह की स्वीकृति के अवसर पर गवाह के रूप में 2 पुरुष का होना आवश्यक है, और यदि 2 पुरुष नहीं है तो वहां पर 1 पुरुष और 2 स्त्रियां भी होंगी तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी है, जैसे कि एक मुस्लिम पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है, किंतु मुस्लिम स्त्री एक समय में केवल एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है। तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। विवाह की स्वीकृति मौलवी और गवाहों के सम्मुख होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्त्री इद्दत की अवधि में हो, इद्दत मैक्सिमम, आई होप कि आप लोग समझते हैं, इद्दत दैट मीन्स कि जब उसको तलाक दे दिया गया है, स्त्री को तलाक दे दिया गया है, या उसके पति की जो है डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो चुका है, तो उसके जस्ट बाद में पत्नी को 4 मासिक धर्मों के बीच की अवधि जो है उसे घर में अकेले रहना होता है, तो उसी को इद्दत कहा जाता है। तो ये इद्दत जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, ताकि ये पता किया जा सके कि स्त्री जो है प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, तो 4 मासिक धर्मों के बीच जो कि 3 माह की होती है ना, उस अवधि में उसके साथ विवाह अनियमित होता है, कि जो स्त्री इद्दत की अवधि में है उसके साथ विवाह नहीं किया जा सकता। इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद में उससे विवाह किया जा सकता है। बात समझ आई? अब हम पॉइंट नंबर 4 पर मूव कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 है विवाह विच्छेद, दैट मीन्स की डाइवोर्स मतलब तलाक। ठीक है, तो तलाक की एक विशेष, यहां पर एक विशेषता पाई जाती है इस कम्युनिटी के साथ में, और वो विशेषता ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बात करते हैं। चलिए एक साथ समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। सुनिए, मुस्लिम विवाह एक समझौता है, चूंकि एक समझौता एक एग्रीमेंट है, दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब इस समझौते का पालन नहीं करता है तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई है ना, कि भाई एक एग्रीमेंट है, अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी अगर उस एग्रीमेंट को ब्रेक करता है, तोड़ता है, पालन नहीं करता उस एग्रीमेंट का, तो फिर विवाह विच्छेद हो सकता है, तलाक हो सकता है। ये सामान्य नियम है। लेकिन अब असली सुनिए, प्राचीन अरब की अगर हम बात करें तो प्राचीन अरब में एक खोल की प्रथा प्रचलन में थी। खोल की प्रथा क्या होती है भाई? तो खोल की प्रथा ऐसी होती है कि पिता जो है ना, किसका? लड़की का पिता अपनी पुत्री को कभी भी अपने पति के बंधन से मुक्त करा सकता था। इसे खोल की प्रथा कहा जाता था। ठीक है, ऐसा करने के लिए उसे वर के द्वारा जो सदक दिया गया था, सदक अर्थात कि बधू मूल्य दिया गया था, वो वापस लौटाना होता है। अब यहां पर इस बात को भी ध्यान रखना, खोल की प्रथा में सदक शब्द इस्तेमाल किया गया था किसके स्थान पर? मेहर के स्थान पर। लेकिन जब तक सदक था तब तक मेहर नहीं था, बल्कि सदक जो शब्द है, जो सदक शब्द है, यही शब्द आगे चल करके मेहर का रूप ले लेता है। क्या बन जाता है? मेहर बन जाता है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में जब एक स्त्री का पिता स्त्री को अपने पति से कभी जब चाहे मुक्त करा सकता था, मेहर या सदक वापस लौटा करके, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है ना, पति की परमिशन से, अनुमति से, यहां पर भी पति की अनुमति आवश्यक थी, याद ध्यान रखिएगा, पति की अनुमति से स्त्री मेहर लौटाने के बाद विवाह विच्छेद कर सकती थी। लेकिन यहां पर भी अगर पति मना कर देगा तो वो विवाह विच्छेद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक बात आप यहां पर ध्यान से समझिएगा इसको, कि तलाक के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी, प्राचीन समय में तो था ही, लेकिन वर्तमान में भी मुस्लिम कानून जो है पुरुषों के ही पक्ष में झुका हुआ था और झुका हुआ आज भी है। ठीक है, यहां पर स्त्रियों को बहुत कम स्थान दिया गया है, बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ प्रकारों की। तो ऐसे कुछ 6-7 प्रकार हम कुल मिलाकर के देखने वाले हैं कि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं, किसके? तलाक के, विवाह विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, शादी ज्यादा तो हम विवाह विच्छेद की बात कर रहे हैं ना तो आज का समाज इसी चीज से तो पीड़ित है। ठीक है, खैर छोड़िए। विवाह विच्छेद के कुछ अलग अलग प्रकार हैं जो प्राचीन समय से भी चले आ रहे थे और वर्तमान में कुछ और लागू है। तो बड़ी एक लंबी यात्रा रही है, तो उस लंबी यात्रा के अंतर्गत जो है परिस्थितियों ने अलग अलग प्रकार भी बना दिए हैं। जैसे एक सामान्य नियम की अगर हम बात करें, सामान्य नियम की बात करें तो आप लोगों ने 3 तलाक सुना होगा। ठीक है, उस 3 तलाक अर्थात ये कि जब भी पुरुष जो है स्वस्थ मस्तिष्क बालिग हो और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, बस ये कंडीशन आवश्यक है। कोई भी मुस्लिम पुरुष
जो मस्तिष्क से स्वस्थ हो, अर्थात कि पागल ना हो और वह बालिग हो। यदि वह बिना कारण बताए भी अपनी स्त्री को तलाक दे देता है तो वह स्वीकार माना जाता है। फिर चाहे वह पुरुष नशे में हो, चाहे फिर वो पत्नी ही उसके सामने ना हो, मतलब अनुपस्थित हो, उस स्थिति में भी वह लेटर लिख करके, बोल करके, फोन पर, मैसेज करके, व्हाट्सएप पर, ट्विटर, कहीं पर भी जैसे चाहे वो वैसे तलाक दे सकता था, उसको स्वीकार माना जाता था। एक सामान्य तरीका तो यह हो गया। इसके अलावा एक अन्य तरीका है इला। अब वाक्य के जो टाइप आ रहे हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा और ये शब्द आपको याद रखना है, एग्जाम में टाइप पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलिए, इसमें इसका थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहेगा, समझ लीजिए। इसमें पति खुदा की कसम खाकर के ये घोषणा करता है कि वह 4 माह या अधिक समय तक अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं करेगा, अर्थात कि शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। इस अवधि तक यदि वह सहवास नहीं करता है तो वहां पर विवाह विच्छेद उसे मान लिया जाएगा। ये सिंपल सा तरीका था कि 4 महीने या उससे ज्यादा वह अपनी पत्नी से दूर रहेगा तो उसे विवाह विच्छेद मान लिया जाता था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 के, अर्थात कि टाइप नंबर 3 के अंतर्गत देखा जाए तो एक अन्य नाम था जीहर। क्या नाम था दोस्तों? जीहर। इसमें जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करे, जैसे कि अगर पति नशे में या होश आवास में किसी ऐसे व्यक्ति से पत्नी की तुलना करता, कह देता हो कि यार तुम तो मेरी मां के समान हो, है ना, जैसे मां से तुलना कर दे कि तुम तो मेरी मां के समान हो, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने के लिए कहती है और अदालत से विनती करती है, अदालत से तलाक की मांग करती है या तलाक की मांग करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि पति अपने शब्दों को वापस ले तो तलाक नहीं होगा, और यदि शब्दों को वापस नहीं लेता है तो पत्नी अदालत से तलाक की मांग कर सकती है, जीहर के अंतर्गत। इसके अलावा एक अन्य टाइप है, वो है खुला। क्या मतलब इसमें? तो इसमें तलाक पति पत्नी की सहमति से होता है, जिससे पत्नी मेहर वापस लौटाने का वादा करती है। तो खुला के अंतर्गत तो सिंपल एक प्राचीन प्रथा है ये भी। इसके अंतर्गत सिंपल सा फॉर्मूला है कि पति पत्नी दोनों में आपस में सहमति बन जाती है। पत्नी अपने पति को सहमत कर लेती है कि जो उन्होंने मेहर उनको दी है वो मेहर वापस कर देगी और उन्हें जो है शादी विवाह से मुक्ति दे दी जाए, इस एग्रीमेंट से मुक्ति दे दी जाए। तो अगर दोनों सहमत होते हैं तो यहां पर जो है तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट टाइप है मुबारत। क्या है? यह विवाह विच्छेद दोनों की पारस्परिक सहमति से होता है। ध्यान सुनिएगा, खुला और मुबारत में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम है। खुला में भी दोनों की सहमति थी, पति पत्नी दोनों की सहमति थी, मुबारत में भी दोनों की सहमति होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि खुला में मेहर वापस लौटाने का वादा किया जाता है, जबकि मुबारत में मेहर वापस नहीं दी जाती। दैट्स ऑल। ठीक है, और मुबारत में पत्नी जब इद्दत की अवधि में होती है तो वो पति के घर में ही रहती है, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं हो सकते 4 माह तक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसके 2 टाइप और बचे हुए हैं, फटाफट क्लास को खत्म करते हैं। लियान नेक्स्ट टाइप है विवाह विच्छेद का, लियान। इसमें पति पत्नी पर व्यभिचार, पति जो है पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, व्यभिचार का आरोप लगाता है और पत्नी इसका खंडन करती है, पत्नी मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अदालत से प्रार्थना करती है। और अदालत से प्रार्थना करती है, अदालत में वो कहती है कि या तो पति अपने शब्दों को वापस ले या फिर ये घोषणा करे कि जो वो दावा कर रहा है वो सही है, तो कोर्ट में केस आगे बढ़ पाता है। ठीक है, और यदि ऐसी स्थिति में यदि पति अपने आरोप को वापस ले लेता है तो कोर्ट का मुकदमा समाप्त तो माना जाएगा, विवाह विच्छेद नहीं होगा। और यदि वापस नहीं लेता है तो कोर्ट में विवाद चलेगा, जो आरोप है वो चलेगा। ठीक है, इसके बाद में मुकदमा चलता रहेगा, मुकदमा चलेगा, और यदि मुकदमा चलने पर यदि पति का आरोप झूठा पाया गया तो पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाता है। अब पत्नी चाहे तो विवाह विच्छेद कर सकती है, तलाक ले सकती है, अन्यथा ना भी ले, वो उसकी मर्जी है। इसके बाद में लास्ट टाइप है तलाक तफवीज।
इसमें पत्नी तलाक की मांग करती है जो उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के एग्रीमेंट करते समय अर्थात कि विवाह करते समय अगर कुछ एक्स्ट्रा पति के द्वारा पत्नी को अधिकार दिया जाता है कि आप जब चाहो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी खेद के आप जब चाहो तब आप मुझसे तलाक ले सकते हो, अगर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा गया है, निकाह के टाइम पे अगर लिखा गया है तो पत्नी जब चाहे उससे जो है तलाक ले सकती है। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट ये नियम थे। यदि कोई पति चाहे अपनी पत्नी को ज्यादा स्वतंत्र रखना तो इस प्रकार का इस टाइप का अधिकार उसको दे भी सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो देखते तो सब है, पूरी कंप्लीट क्लासेस देखते हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो है छान मारते हैं, एक एक सेशन देखते हैं। एग्जाम सब्सक्राइब भी कर लें, जुड़ जाए हमारे साथ में, ताकि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए, आपको प्रॉपर क्लासेस मिल पाए। ठीक है ना, वो लाइक नहीं करा सेशन को तो लाइक भी कर दिया करें। नेक्स्ट सेशन में कल वाले चैप्टर में हम बात करेंगे जाति वर्ग एवं शक्ति की, कास्ट क्लास एंड पावर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चल रही है और एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। अब ज्यादा से टॉपिक बचे नहीं है, बेसिकली हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है ना, ओके फ्रेंड्स। बाकी यूट्यूब व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको, यहां पर आप व्हाट्सएप पर जो है आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यदि आपको कोई विशेष प्रकार की लिंक चाहिए या मतलब किसी भी लेक्चर की लिंक चाहिए हो, किसी सब्जेक्ट की लिंक चाहिए या फिर कोई नोट्स की लिंक चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर रिक्वायरमेंट कर सकते हो। उसके अलावा डेली क्लासेस लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, लोधाई क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।